नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। नई सरकार बन गई, मंत्रिमंडल का शपथ विधि हो गया, बंटवारा हो गया डिपार्टमेंट्स का। प्रधानमंत्री इटली चले गए, मंत्रियों ने कारोबार संभाल लिया, स्वागतों का दौर चल रहा है। लेकिन एक तरफ स्पीकर कौन होगा लोकसभा का, इसके लिए जद्दोजहद है। तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनना है, उसके लिए संघ और संगठन में तनातनी है। दिल्ली और नागपुर के बीच में मामला झूल रहा है। लेकिन इसी बीच 3 राज्यों के चुनाव भी होने वाले हैं विधानसभा में, मात्र 4 महीने बाद। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। हरियाणा, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, यानी एनडीए गठबंधन की सरकार है, और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार। इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे जोर लगाएगी कि वो वापसी हो, और वहां थोड़ा झारखंड में लगता भी है वापस होगा, क्योंकि सोरेन जो जेल में है, थोड़ी सिंपैथी है उसके प्रति, खासकर आदिवासियों में। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या होगा? हरियाणा में कांग्रेस यदि जोर लगाए, क्योंकि इस बार लोकसभा में 50-50 हो गया। जहां 10 थी बीजेपी के पास, उसमें से 5 कांग्रेस ने छीन ली। पिछली बार भी कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी, थोड़ी जल्दीबाजी करती तो। लेकिन जैसा कि होता है, कांग्रेस दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में इतनी दूरियां बन गई थी कि इसके बीच बीजेपी बाजी मार गई, चौटाला जी के साथ हाथ मिलाकर। लेकिन महाराष्ट्र, जो लोकसभा की 48 सीटें देता है, महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देश में देता है, अकेला मुंबई इतना रेवेन्यू देता है कि कोई देश का दूसरा राज्य नहीं देता। कमर्शियल कैपिटल है देश की। उस महाराष्ट्र पे सबकी निगाहें हैं। महाराष्ट्र में पिछली बार बीजेपी और सेना ने मिलकर एब्सोल्यूट मेजोरिटी ले ली थी। 150 से ज्यादा सीटें उनके पास थी, और 288 के हाउस में एक कंफर्टेबल मेजोरिटी जिसको कहते हैं वो थी। लेकिन फिर मुख्यमंत्री पद आधा चाहिए, यानी 2.5 साल हमें चाहिए, इस बात पे कि आपको हमने प्रॉमिस किया था, आपने प्रॉमिस तोड़ा। इस तमाम बातों पे कहीं ना कहीं शरद पवार बाजी मार गए, और शरद पवार ने शिवसेना को अलग कर, शिवसेना, शरद पवार और कांग्रेस ने मिलकर 2.5 साल महाराष्ट्र में सरकार चलाई। हाथ में आई हुई थाली कोई उठा के ले जाए तो उससे आहत भाजपा 2.5 साल तक लगातार प्रयास करती रही, और 2.5 साल बाद जब चांस मिला तो सबसे पहले बीजेपी ने शिवसेना तोड़ी। मैं इसलिए कहता हूं शिवसेना तोड़ी, क्योंकि जब शिवसेना टूट रही थी तब भाजपा वाले कह रहे थे कि हमको, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन जब सरकार गिरी, शिवसेना टूटी, नई सरकार बनी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने विधानसभा के सदन में, पटल पर पूरी कहानी बताई कि भाजपा पिछले 6 महीने से पार्टी तोड़ने में कैसी लगी हुई थी। एक एक किस्सा मुख्यमंत्री बयां कर रहे थे। आखिर में बीच में देवेंद्र फडणवीस उठ के हाथ जोड़ के बोले, महामहिम कुछ तो रोकिए, कुछ तो बचा के रखिए, सब मत बोल दीजिए। उधर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी खुद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रात बेरात को जब गॉगल पहन के और हुड वाला टी जैकेट पहन के देवेंद्र निकलते थे डिटेक्टिव स्टाइल में, तब आज मुझे पता वो पार्टी तोड़ने के लिए निकलते थे। कुल मिलाकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसका डर, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने का प्रलोभन, इसके चलते 40 लोगों का, विधायकों का और सांसदों का गुट शिवसेना से अलग हुआ। सरकार नीचे गिर गई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। 105 वाली बीजेपी ने पहले बाहर से समर्थन देना था, फिर अंदर से समर्थन देके देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन गए। सरकार चलने लगी, कानूनी दांव पे चलने लगे, कभी सुप्रीम कोर्ट में तो कभी चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सिंबल भी दिया और नाम भी दिया। उद्धव ठाकरे अपने ही शिवसेना खो बैठे, उन्होंने शिवसेना का नया नाम लिया, नया सिंबल लिया।
लेकिन जो आजमाइश दोनों तरफ से चल रही थी, और अंत में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो पता पड़ा कि भाजपा 48 सीटों में मात्र 9 सीटों पे जीत गई। एकनाथ शिंदे 7 सीट 15 लड़े 7 जीत पाए और अजित पवार का हश्र। इसी के बीच जब सरकार अच्छी खासी चल रही थी, पता नहीं दिल्लीश्वर को क्या लगा और उन्होंने अजित पवार को अलग करके राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी तोड़ दिया और शरद पवार ओंधे मुंह पे गिर गए। ऐसे में जब तय ये होने लगा कि अब सरकार के पास भारी बहुमत है, लेकिन सरकार के पास पार्टनर ज्यादा हो गया, तो अजित पवार को 4 सीटें मिली लोकसभा की, उसमें से एक मात्र वो जीत पाए, वो भी सुनील तटकरे की कोकण में, जो अपने बलबूते पे जीते। अजित पवार अपने पत्नी को अपने गृह नगर से जितवाने में असफल रहे, यहां तक कि खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा में भी भारी मत से उन्हें पिछड़ना पड़ा। अजित पवार का वो परफॉर्मेंस देख के बीजेपी को संदेह होने लगा कि अजित पवार के साथ दुकान कितने दिन चलना आना चाहिए। अजित पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने और बाकी विश्लेषकों ने जब लोकसभा चुनाव का विश्लेषण किया तो कुल मिलाकर इतना बुरा हाल नहीं है। मतलब भले ही लोकसभा में सीट कन्वर्जन बहुत बुरा होगा, लेकिन जितनी एक लोकसभा क्षेत्र में करीब करीब 5 या 6 विधानसभा होती है, उसमें किसको कितनी बढ़त यदि इसका अनुमान लगाया जाए तो एक मोटा मोटा अंदाज आता है कि यदि ये लोकसभा के चुनाव विधानसभा में परिवर्तित हो तो क्या होगा। तो मोटे मोटे तौर पे 288 में से 150 प्लस सीटें तो महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के पास है और 130 के आसपास एनडीए गठबंधन के पास आती है। यदि मैं रीजन वाइज बताऊं तो विदर्भ में 62 सीटें हैं, उन 62 में से एनडीए गठबंधन को 42 विधानसभा क्षेत्र में बढ़त है और एनडीए गठबंधन को मात्र 19। सबसे बड़ा गड्ढा विदर्भ में है। मराठवाड़ा में 48 सीटें हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को 34 में बढ़त है और 12 में एनडीए गठबंधन को और एमआईएम को 2। ये भी बहुत बड़ा गड्ढा है। तीसरा मुंबई में 36 विधानसभा है। लोकसभा के चुनाव की अनुशंसा से इंडिया गठबंधन को 20 में बढ़त है और एनडीए गठबंधन को 16 में। गैप थोड़ा कम है। वेस्टर्न महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र में 59 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें महाविकास आघाड़ी के पास 33 में लीड है और एनडीए गठबंधन को 26 में। ज्यादा फर्क नहीं है। उत्तर महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, यहां महाविकास आघाड़ी ने मार खाया, 19 में है और एनडीए गठबंधन में 29 में आगे है, करीब करीब 20 से प्लस है। कोकण में 12 सीटें हैं, उसमें से 5 महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन, 7 उनके पास है एनडीए गठबंधन के पास। तो करीब करीब यहाँ पे मामूली डिफरेंस है। लेकिन मैं मानता हूं कि लोकसभा के चुनाव अलग नतीजे होते हैं और विधानसभा के चुनाव अलग नतीजे होते हैं। यदि मेरा अनुमान यदि मैं लगाऊं तो यदि बीजेपी एकनाथ शिंदे साथ में मिलके और अजित पवार साथ में मिलके लड़ते भी हैं तो ये तीनों मिलके 100 सीटें भी पार करना मुश्किल लगता है। मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है क्योंकि बहुत शुरुआत है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी जो इंडिया गठबंधन है, शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना, पहली बार इनमें वो गठबंधन नीचे तक कार्यकर्ताओं तक और मतदाताओं तक जाता हुआ दिखाई दिया, इसीलिए वो ट्रांसफर हुआ और ये नतीजे आ गए। आने वाले विधानसभा में क्या भाजपा यही समीकरण लेके चलेगी या फिर बैकफुट पे आएगी? इसी बीच जब संघ ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व के खिलाफ बिगुल बजा दिया और जब चाबुक चलाए तो उसकी गूंज महाराष्ट्र में भी गूंजी, क्योंकि एक आरोप ये भी है कि अजित पवार जैसे भ्रष्टाचारी को पार्टी में लाके आपने क्या साधा। अजित पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है और पूरा महाराष्ट्र जानता है कि सिंचन घोटाले के 17,000 करोड़ हो या कोऑपरेटिव घोटालों का 25,000, इसमें अजित पवार उसका परिवार कैसा लिप्त है। भले ही आप अपने आप को क्लीन चिट दो, लेकिन वस्तु स्थिति सारी जनता जानती है। इसलिए बीजेपी की भ्रष्टाचार की लड़ाई कहीं ना कहीं कमजोर होती है।
और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत पुअर रहा। जो अजित पवार की एक वलय था कि अजित पवार माने सब कुछ है, वो फूका हुआ कारतूस निकला। अब ऐसे में आने वाले लोक विधानसभा में जो 4 महीने बाद महाराष्ट्र में है, यदि बीजेपी को कुछ कवर करना हो तो क्या करना चाहिए? अजित पवार का कुनबा 80 सीटें विधानसभा की मांग रहा है। छगन भुजबल लगातार 80 मांग रहा है। वो कहता है 40 हमारे विधायक है तो 80 सीटें हमें चाहिए। उस अनुशंसा से 80 सीटें तो फिर जो शिवसेना को भी देनी पड़ेगी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को। तो 160 सीटें ये हो गई और उसी अनुशंसा से 40 पे 80 तो फिर 103 पे 206 सीटें बीजेपी को देनी पड़ेगी। कुल मिला के 370 से ज्यादा सीटें होती है। अब 280 के हाउस में एक के ऊपर एक तो बैठेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं सीटें कम देनी होगी। क्या अजित पवार कम सीटों में मानेंगे या फिर अजित पवार से बीजेपी निजात पाना चाहेगी? कहीं ना कहीं बीजेपी दिल्ली में जो चर्चाएं चल रही है, वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो अब निजात पाना चाहते हैं अजित पवार से। अजित पवार से निजात पाने के लिए कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो उनकी 80 की मांग है वो भी ना करें तो भी ठीक है। इस बार बीजेपी कम से कम 288 में से 200 170 175 सीटें लड़ना चाहती है। बाकी सीटें वो एकनाथ शिंदे को देना चाहती है। उन्हें लगता है कि एकनाथ शिंदे 15 में से कम 7 लेके आया, कब उनका जो हिट रेट है वो कम से कम ज्यादा है। हालांकि एकनाथ शिंदे कई जगह सिंबल की वजह से फायदा उठा पाए, खासकर बुल्ढाना में, खासकर संभाजीनगर में, और कई जगह बहुत मामूली बढ़त से जीते हैं। एक जगह तो 48 सीटों से 48 वोट से जीते। फिर भी भाजपा अकेले जाने के बजाय एकनाथ शिंदे को साथ में रखना चाहेगी, क्योंकि कुछ तो वो स्प्लिट होगा एकनाथ शिंदे साथ में रहे। कम से कम ठाणे कल्याण तो एक होगा जहां वो अपना वजूद बता सकते हैं। दूसरी ओर यदि अजित पवार को मनाही करना है तो उसके कई रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। एक जो महाराष्ट्र में अपेक्स बैंक घोटाला था, कोऑपरेटिव घोटाला, जिसमें 25,000 करोड़ का लोन विभिन्न शुगर मिल और स्पिनिंग मिल को दिया गया था और वो सारी आरबीआई के रूल कानून जितने भी होते उसके धज्जियां उड़ाते हुए दिए गए थे। और वसूली के नाम पे जो प्रॉपर्टी बेची गई मिलों की, वो बहुत ही सस्ते दामों पे अपने वालों को ही बेची गई। तो ये डबल घोटाला हो गया। इधर 25,000 करोड़ रुपए डूब गए, जो वसूली हुए वो बहुत ही कम हुए, और जो मिलें बेची गई वो भी सस्ती मिलें दरों में बेच के अपने ही लोगों को ये दिया गया। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसको हाईकोर्ट की अनुशंसा से, जिसपे बाकायदा एफआईआर दर्ज हो गई। उसमें सुनेत्रा पवार भी थी, अजित पवार भी थे, 70 लोग और थे। लेकिन ये तब हुआ जब अजित पवार इंडिया गठबंधन के साथ थे। लगातार अजित पवार पे प्रेशर बढ़ता गया। उनके रिलेटिव्स, उनके नजदीकी लोग, उन पे ईडी सीबीआई की रेड हुई। ईडी ने 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अजित पवार की अटैच की। जब ईडी का हाथ अजित पवार के बेटे तक पहुंच गया, अजित पवार ने भाजपा का चोगा पहन लिया और भाजपा ही में हो, यानी भाजपा के साथ हो गए। उसके बाद जैसा कि होता है, फिर ईओडब्ल्यू ने, जो महाराष्ट्र पुलिस का इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, उन्होंने उन्हें क्लीन चिट दी और क्लोजर रिपोर्ट दायर किया कोर्ट में। उस क्लोजर रिपोर्ट को दायर किए गए करीब करीब जुलाई में हुआ। 4-5 महीने हो गए। पहला रिपोर्ट जनवरी में हुआ, दूसरा जुलाई में हुआ, और इसके बाद एकाएक अन्ना हजारे का खड़ा होना और अपने वकील के साथ हाईकोर्ट अप्रोच करना कि ये जो क्लोजर रिपोर्ट है इसके खिलाफ वो याचिका दायर करना चाहते हैं। ये केस फिर से खुलने के चांसेस है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा गया क्योंकि ये खुद ही गवाह, खुद ही मुजरिम, खुद ही वकील और खुद ही जज बन गए थे। ऐसे में यदि ये केस खुल जाता है तो फिर अजित पवार पे एक मोरल बाइंडिंग बीजेपी ला सकती है कि आप अलग हो जाइए क्योंकि आपके पे भ्रष्टाचार के मामले खुल गए हैं। इतने दिन तक मौन बनाए हुए अन्ना हजारे एकाएक कैसे एक्टिव हुए? लोग ये भी कहते हैं कि अन्ना हजारे के पीछे भले ही शरद पवार, लोगों को लगता होगा शरद पवार है या अजित पवार को लगता है शरद पवार है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे फिर
बीजेपी ने ही चाल चली है, क्योंकि बीजेपी की और अन्ना हजारे की नजदीकियां सबको पता है। कुल मिलाकर अजित पवार को निपटाने का सारा प्लान तैयार है। ये अजित पवार को तय करना है कि वो अपना अपनी इज्जत बचाते हुए खुद बाहर निकलते हैं या निकाले जाते हैं। वो अपनी इज्जत कितनी बचा पाएंगे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि वो अलग हो गए तो उनके पास राजनीतिक संन्यास लेने के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि वो वापस शरद पवार के पास जा नहीं पाएंगे। क्योंकि अलग होने पे शरद पवार व्यक्तिगत और उनकी बेटी सुप्रिया के खिलाफ जो बोला गया वो इतना भयावह था कि अब वापसी के दरवाजे बंद है। ऐसे में विधानसभा खासकर महाराष्ट्र में आने वाले समय में एक नाथ शिंदे के साथ बीजेपी मिलकर चुनाव लड़े तो आश्चर्य नहीं होगा। बीजेपी प्रयास कर रही है कि पुराने लोगों को वापस आ जाए। कहीं ना कहीं बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस को भी दूर रखना होगा। देवेंद्र फडणवीस के चलते ही बीजेपी की इतनी बुरी दुर्गति हुई। एक नाथ खड़से जिन्हें दिल्ली ने हाथ पैर जोड़ के वापस बुलाया और वापस पार्टी में आए, तो जो मैं उत्तरी महाराष्ट्र में जो आपको बता रहा था, जहां बीजेपी को यानी एनडीए गठबंधन को इंडिया गठबंधन से 20 सीटों का विधानसभा में बढ़ोतरी दिखती है और लोकसभा में भी अच्छी सीटें आई है, वो मात्र एक नाथ खड़से की वजह से। उसी का सिला है जो एक नाथ खड़से की बहू पुत्रवधू रक्षा खड़से को राज्य मंत्री बनाया गया। पुराने लोग कितने वापस आते हैं, कितना उनका मान सम्मान बढ़ता है, क्या गडकरी को कोई नया रोल दिया जाता है या गडकरी को कोई तवज्जो दी जाती है महाराष्ट्र को लेके, क्योंकि गडकरी को दूर रखना विदर्भ में बहुत जब बड़ा खामियाजा बीजेपी ने भुगता है। ये तमाम रेक्टिफिकेशन करेक्शन यदि बीजेपी करेगी तो फिर देवेंद्र फडणवीस को भी साइडलाइन किया जाएगा और अजित पवार तो ये तय है, क्योंकि संघ भी लगातार अजित पवार को लेकर हमलावर है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजित अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।